नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सरकार जिसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मानवता का अधिकार दिखता है, मानव पक्ष दिखता है, लेकिन उसके ही राज्य में उसके स्थानीय निवासी दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। चूंकि उस राज्य में दिन दहाड़े हत्या होती है, हिंसा होती है, आगजनी होती है, पूरे मीडिया के सामने ताल ठोक कर एक ऐसी सरकार जो 370 को हटाए जाने को मानवता के विरुद्ध बताता है, मानवाधिकार के विरुद्ध बताता है, लेकिन उसे अपने राज्य की चिंता नहीं है। और वो ऐसा राज्य जहां चुनाव परिणाम के बाद हिंदुओं पे चुन चुन कर हत्या, मारपीट और आगजनी होती है, चूंकि वो बीजेपी को वोट दिया होता है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे देखने वाले आप सभी समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी उर्फ बानो है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी व एक अन्य स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बंगाल हिंसा को लेकर क्या कुछ साक्ष्य सामने रखे हैं, उसी पे चर्चा करने के लिए एक सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पूर्व नियोजित थी, न कि वो अकस्मात था। हालांकि ये बात सब जानते थे, अब ये बात आधिकारिक रूप से किसी कमेटी ने कहा है तो आशा की जानी चाहिए कि अब पश्चिम बंगाल के स्थानीय निवासी जो ज़्यादातर हिंदू हैं, उनके अधिकारों की बात की जाएगी, ठीक उसी तर्ज पे जिस तर्ज पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध रूप से भारत में आ गए हैं और म्यांमार के वो जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उसके लिए मानवता के अधिकार की बात की जाती है। तो थोड़ा सा भारत के जो एक्चुअल निवासी हैं, उनके लिए भी मानवता के अधिकार की बात अब की जाएगी। पिछले रविवार को एनएचआरसी के टीम पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया था। मतलब कि ममता बानो नहीं चाहती कि उसका काला चेहरा पर्दे के बाहर आए, उसे पता न चले किसी को कि इस कुकृत्य में ममता बानो का हाथ है। हालांकि पता सबको है। जहां दिन दहाड़े राज्यपाल की गाड़ी को रोका जाता है, तो आम इंसान, आम जनता की फिर क्या औकात रह जाती है। चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए जाधवपुर गई एनएचआरसी की टीम पर टीएमसी के द्वारा, या यूं कहें टीएमसी के गुंडों के द्वारा हमला किया जाता है। जांच के दौरान पाया गया कि यहाँ पर जाधवपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, 40 से ज़्यादा घरों को नष्ट किया गया। सिक्किम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में एक और रिपोर्ट तैयार की गई है, कॉल फॉर जस्टिस, जो कि सिविल सोसाइटी ग्रुप है। इस ग्रुप ने, इस कमेटी ने 63 पेज यानी कि 63 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करा है। इस ग्रुप ने वेस्ट बंगाल में कई जगह पर जाकर के, जहां से 200 से ज़्यादा फोटोग्राफ और तकरीबन 50 से ज़्यादा वीडियो इकट्ठा किए गए और जिसके एनालिसिस करके यह रिपोर्ट तैयार की गई। 2 मई 2021 को चुनाव परिणाम के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में दूर दराज के गांवों में हिंसा और आगजनी, हत्या की घटनाएं खुलेआम हुई और मीडिया के सामने हुई। गौर करने लायक बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया
कि घटनाएं अकस्मात नहीं बल्कि यह पूर्व नियोजित था। रिपोर्ट में बताया गया कि कई जगहों पर शिकायत के बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही, तो कहीं कहीं पे जहां शिकायत करने लोग गए भी तो उनके उल्टे ही उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दी गई। कई लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर गए तो उन छोड़े हुए घर को आग तक लगा दिया गया। एक खास पार्टी के लोगों को जो उनके समर्थक हैं, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए। इसके अलावा हिंसा वाली जगह पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री भी मिली। दरअसल बीते 18 जून को कोलकाता हाई कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के बाद की हिंसा की घटनाओं से कथित मानवाधिकार उल्लंघन की सभी मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। और उसी समिति ने यह रिपोर्ट तैयार करा है, जिसमें कहा गया है कि यह घटना अकस्मात नहीं बल्कि पूर्व नियोजित थी। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि उच्च न्यायालय और गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है समिति के द्वारा, रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा और कब लिया जाएगा, और जब भी लिया जाएगा वो किस रूप और स्वरूप में होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस राज्य के राज्यपाल को वहां की पुलिस खुलेआम, जहां कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां रोकती है, तो आप समझिए कि आम जनता की हालत वहां पे किस प्रकार की हो। विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।